वेरी वार्म वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। मित्रों, आज हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति की स्थापना कैसे की जाए, युद्ध ना हो। तो इस विषय को हम मार्गेंथाउ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इस संबंध में मार्गेंथाउ ने क्या सुझाव दिया है, उनके क्या विचार हैं। तो मित्रों, जहां तक मार्गेंथाउ की बात है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक ऐसा नाम, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पिलर जिसके बगैर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मार्गेंथाउ एक ऐसा नाम है जिसके बिना हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में न तो कल्पना कर सकते हैं और ना ही हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें मार्गेंथाउ से मुलाकात करनी ही है। बगैर मार्गेंथाउ के आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में राष्ट्रों के बीच युद्ध ना हो, किस प्रकार से हम बगैर युद्ध के जो डिफेंस हितों का जो टकराव है, जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कैसे सुलझाएं। तो इस संबंध में मार्गेंथाउ ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और मार्गेंथाउ ने इस संबंध में 3 तरीके सुझाए हैं। वो 3 तरीके क्या हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जहां तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति स्थापना की बात है, युद्ध ना हो, 2 राष्ट्रों के बीच टकराव ना हो, इनके जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हैं वो पीसफुली सुलझा लिए जाएं। तो इस संबंध में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लगभग आज से 500 वर्ष पहले से ही इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रों के बीच जो हितों का टकराव है उसको पीसफुली सॉर्ट आउट किया जा सके। तो आप लोगों को याद होगा वेस्टफेलिया ट्रीटी, वेस्टफेलिया की संधि, जो कि 1648 में हुई थी। तो इस संधि के माध्यम से ये हुआ कि भाई जो विभिन्न राष्ट्र हैं वो एक दूसरे की सीमा का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, तो राष्ट्रों के बीच युद्ध नहीं होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध न हो, तो इस संबंध में प्रयास तो लगभग पिछले 500 वर्षों से किए जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी संधियां होती हैं, संधियों के बाद फिर युद्ध हो जाते हैं, फिर संधियां होती हैं, फिर डिस्कशंस होते हैं, फिर युद्ध हो जाते हैं। प्रयास तो काफी लंबे समय से हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में युद्ध दर युद्ध, युद्ध दर युद्ध, युद्ध दर युद्ध चलते रहे हैं। क्या वजह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम युद्ध को नहीं रोक पा रहे हैं? कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं कि युद्ध के बाद युद्ध होता जा रहा है, संधियां होती हैं, फिर युद्ध होता है, फिर संधियां होती हैं, फिर युद्ध होता है। तो जो ये क्रम है ये बदस्तूर जारी है और लगभग पिछले 500 वर्षों से ये इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आज तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में युद्ध को रोका नहीं जा सका है। बड़े प्रयास किए गए, बड़े अच्छे नारे दिए गए, बड़े अच्छे सोच के साथ विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो संधि की गई थी इसके पीछे मेन उद्देश्य ये था कि भाई राष्ट्र एक दूसरे की सीमा का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, तो युद्ध नहीं होगा। और यहां से आगे बात बढ़ती है, फिर युद्ध होते हैं, फिर तमाम प्रकार की संधियां होती हैं। फिर आप जानते हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, 1918 में समाप्त होता है। तो 1900 जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 में स्टार्ट होता है और 1918 में समाप्त होता है। देखिए, अब युद्ध हुआ, उसके बाद फिर बैठकें होती हैं, बैठकों का दौर चलता है और लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आता है। लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आता है 1920 में।
1919 में सारी चीजें आगे बढ़ती हैं और 1920 में लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आता है। अब देखिए कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई तो इसीलिए की गई कि मानवता को जो इतना भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ा तो आगे न करना पड़े। लेकिन हुआ क्या कि 1920 में लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आता है और उसके बाद ही आप देखिए कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो जाता है जो जाकर के 1945 में समाप्त होता है। अब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समापन होता है और उसके बाद फिर बैठकों का दौर शुरू होता है, वार्ताएं होती हैं और उसके बाद फिर 1945 में यूएनओ अस्तित्व में आता है। यूएनओ अस्तित्व में आता है तो अब यूएनओ अस्तित्व में आया तो इसके पीछे यही उद्देश्य था कि भाई जो इतनी बड़ी जनधन की हानि हुई है आगे मानवता को इसका सामना न करना पड़े, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। बड़े आशा और उम्मीद के साथ की जाती है, लेकिन हुआ इसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि 1945 में ही कोल्ड वार का प्रारंभ हो जाता है। हालांकि कोल्ड वार में यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक भी गोली नहीं चली, लेकिन जो टेंशन का माहौल था उससे यूएन के जो आदर्श थे, जो उद्देश्य थे, जिन आशाओं और उम्मीदों के साथ यूएन को लाया गया था वो बिल्कुल धूल धूसरित हो गया। यूएनओ ऑन पेपर रहा, कोई भी एक्टिव रोल नहीं प्ले कर पाया पूरे कोल्ड वार के दौरान। उसके बाद हम 21वीं शताब्दी में प्रयास करते हैं, 91 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, कोल्ड वार का समापन हो जाता है। उसके बाद हम 21st सेंचुरी में प्रवेश करते हैं और आज आप देखिए कि अभी दो लड़ाइयां, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, हमास इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, चीन कभी ताइवान को धमकाता है, कोई कभी किसी को धमकाता है। तो इस प्रकार का जो एक थ्रेट का, जो एक भय का, जो एक टेंशन युक्त जो माहौल है, तो हमारे कहने का आशय ये है कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लगभग पिछले 500 वर्षों से प्रयास हो रहे हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन मित्रों आप देख रहे हैं कि युद्ध दर युद्ध, युद्ध दर युद्ध, युद्ध दर युद्ध चल ही रहा है। संधियां होती हैं, फिर युद्ध होते हैं, फिर संधियां होती हैं, फिर युद्ध होते हैं। आखिर क्या वजह है कि ये बदस्तूर क्रम जारी है और पिछले 500 वर्षों से हम इतने प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं लेकिन युद्ध को नहीं रोक पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली युद्ध चल रहा है, अभी जो इसमें बिल्कुल रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हमास इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, तो इससे कितनी समस्याएं हो रही हैं, निर्दोष निरीह लोग मारे जा रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों चल रही है, ये कब समाप्त होगी, कैसे इसको रोका जाए, ये कब रुकेगी, तो ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, वो आगे चल करके क्या होगा वो देखने वाली बात है। तो जहां तक मार्गेंथाउ की बात है, तो मार्गेंथाउ ने बहुत ही क्लियरली इस बात को कहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति स्थापना के संबंध में उसने 3 सुझाव दिए हैं, 3 बातें बताई हैं कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्हीं 3 तरीकों से शांति की स्थापना की जा सकती है। युद्ध को रोका जा सकता है, युद्ध को कम से कम किया जा सकता है। वो 3 तरीके मार्गेंथाउ ने क्या सुझाए हैं। मार्गेंथाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो मार्गेंथाउ के बगैर तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं सकते हैं। देखिए मार्गेंथाउ ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति स्थापना के 3 उपाय बताए हैं। वो 3 उपाय कौन कौन हैं? 3 उपाय उसने बताए हैं। उसने पहला ये कहा है कि प्रतिबंध द्वारा
प्रतिबंध द्वारा शांति स्थापना का उपाय। नंबर 2, विश्व सरकार द्वारा शांति स्थापना का उपाय। और नंबर 3, उसने ये बताया है कि कूटनीति द्वारा, डिप्लोमेसी द्वारा शांति स्थापना का उपाय। तो मार्गेंथाउ ने ये कहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जहां राष्ट्रों के बीच डिफरेंस ऑफ, जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, हितों का टकराव है, तो ऐसे माहौल में हम ये 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं, ये 3 माध्यम हैं जहां हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति स्थापना कर सकते हैं, शांति स्थापना की जा सकती है। तो पहला है प्रतिबंध द्वारा शांति स्थापना, दूसरा है विश्व सरकार द्वारा शांति स्थापना, तीसरा है कूटनीति के द्वारा शांति स्थापना। यद्यपि मार्गेंथाउ ने इन 3 माध्यमों से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति स्थापना के उपाय बताए हैं, लेकिन मित्रों इन तीनों जो 3 तरीके उसने सुझाए हैं, तो इसमें से जो ये पहला और दूसरा ये जो तरीका है, इसने इसको अव्यवहारिक बताया है। इसने इसको अव्यवहारिक बताया है और सबसे ज्यादा तवज्जो इसने इसी को दिया है। मार्गेंथाउ ने यह कहा है कि भाई देखिए, प्रतिबंध द्वारा आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। प्रतिबंध एक तात्कालिक उपाय होता है, कुछ समय के लिए आप किसी राष्ट्र को एक प्रकार से उसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन ये शांति स्थापना का एक अस्थायी माध्यम नहीं है, स्थायी तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर देश आत्मनिर्भर नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी राष्ट्र हैं, तो उसमें से कोई भी राष्ट्र पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। तो भाई कोई किसी को कुछ देता है तो कोई किसी से कुछ लेता है। अब ये अलग बात है कि कोई ज्यादा निर्यात करता है, आयात कम करता है, लेकिन आयात निर्यात करते सब हैं। तो भाई ऐसी स्थिति में आप ये सुनते होंगे कि अमेरिका ने या पश्चिमी शक्तियों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, फला के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? ये जो पहला पॉइंट है कि प्रतिबंध द्वारा शांति स्थापना, तो भाई अगर आप किसी राष्ट्र के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं तो जो प्रतिबंध लगाने वाले लोग हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं से प्रभावित होंगे, क्योंकि ये आयात निर्यात चलता रहता है, तो उसमें जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो तो प्रभावित होगा ही होगा, और जो प्रतिबंध लगाने वाले हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जो प्रतिबंध लगाते हैं, जो सुपर पावर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर उस बाद में उनको दिक्कत होगी। तो इसीलिए मार्गेंथाउ ने ये कहा है कि इससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन होगा वो प्रभावित होगा, तो इसमें सब प्रभावित होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो है, ये शांति स्थापना का एक अस्थायी माध्यम नहीं है, कोई कारगर माध्यम नहीं है। ये एक तात्कालिक माध्यम है कि किसी राष्ट्र के ऊपर कुछ समय के लिए प्रेशर डाला जाए और उस डर से वो बैकफुट पर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। और जो विश्व सरकार द्वारा शांति स्थापना का जो ये तरीका है, ये भी अव्यवहारिक है। ये कारगर इसलिए नहीं है क्योंकि मित्रों, इतने बड़े विश्व में जहां 200 से ज्यादा राष्ट्र हैं, राष्ट्रों के बीच हितों का टकराव है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, हर के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर आप जानते ही हैं कि एनार्कियल है।
यहाँ पर कोई केंद्रीय सत्ता है नहीं, तो इतने बड़े विश्व में किस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना होगी। तो ये बड़ा एक ढीला ढाला, बड़ा ही एक अव्यवहारिक टाइप का, बड़ा ही कल्पनाशील टाइप का विचार है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भाई अगर मान लीजिए कि विश्व सरकार की स्थापना तो संभव दिखता नहीं, अगर मान लीजिए इन केस आप एज्यूम कर सकते हैं, कल्पना कर लीजिए कि विश्व सरकार यदि बन ही जाए तो इस विश्व सरकार को लीड कौन करेगा, फिर कौन कौन से विषय इस विश्व सरकार को सौंपे जाएंगे कि उन विषयों पर वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर शासन करेगा। तो एक कोई भी राष्ट्र अपनी संप्रभुता किसी को कैसे देगा, तो ये बड़ा ही एक कल्पनाशील टाइप का विचार है, बड़ा ही काल्पनिक विचार है। ये इसको व्यवहारिकता के धरातल पर उतारना मित्रों बड़ा ही कठिन है, तो ये भी अव्यवहारिक है। तो मार्गेंथाउ ने सबसे ज्यादा तवज्जो कूटनीति को दिया है, डिप्लोमेसी को दिया है। और डिप्लोमेसी में क्या होता है कि भाई जो राष्ट्रों के बीच जो हितों का टकराव है, जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, तो वहां पर दोनों पार्टी बैठते हैं और वो आपस में चर्चा करते हैं, और हर राष्ट्र का जो कोर बिंदु होता है, जो मतलब कोर चीजें होती हैं, तो भाई वो ये होता है कि हम इससे समझौता नहीं करेंगे, अगला बोलता है हम इससे समझौता नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों राष्ट्रों के जो कोर इशू हैं उनको ध्यान में रख करके फिर जितना भी संभव हो सकता है दोनों एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं और बात आगे बढ़ती है। तो डिप्लोमेसी में क्या होता है कि डिप्लोमेसी में चीजें वार्ता के माध्यम से सुलझाई जाती हैं, और उसमें क्या होता है कि चीजें एक प्रकार से यही व्यवहारिक है, तो ये दोनों तो अव्यवहारिक हैं। और डिप्लोमेसी में क्या होता है कि वार्ता चलती है, लंबे समय तक वार्ता चलती है, लेन देन चलता है, बार्गेनिंग चलती है, और अंततः किसी न किसी प्रकार से रास्ते निकालने की कोशिश की जाती है। और डिप्लोमेसी अब आप देखिए कि आज भी इसे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, हमास इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। फिर रूस भी चाहता है कि युद्ध समाप्त हो जाए और यूक्रेन भी चाहता है कि युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन अब समस्या ये है कि झुके कौन, तो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। तो अब देखिए युद्ध हो रहा है, लेकिन फिर भी डिप्लोमेसी अपना कार्य कर रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये जो डिप्लोमेसी है, जो एक कूटनीति है, यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति को स्थापित करने का एक सबसे कारगर, व्यवहारिक, टिकाऊ, एक अस्थायी तरीका है। और यदि किसी विषय को लेकर के राष्ट्रों के बीच कुछ होता है तो आपस में बैठ के करते हैं और अंततः समाधान निकाल लिया जाता है। और जब दो राष्ट्रों के बीच किसी बात को लेकर के टकराव होता है, जहां डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, तब वहां पर राष्ट्र क्या करते हैं कि अंततः वो युद्ध में कूद जाते हैं। और ये देखिए कि युद्ध के बाद भी वार्ता ही होगी। भाई युद्ध के बाद, जैसे मान लीजिए कि युद्ध चल रहा है, कोई जीता कोई हारा, तो उस युद्ध के बाद वार्ता तो अंततः होना ही है। डिप्लोमेसी तो अपना रोल प्ले करेगी ही करेगी, क्योंकि जब युद्ध हो जाएगा, एक राष्ट्र पराजित हो जाएगा, तो वहां क्या होगा कि भाई चलो ठीक है, जो हुआ, फिर उसके बाद वार्ता होगी, राजनयिक संबंध पुनः बहाल किए जाएंगे, तो वो सारी चीजें चलती हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मार्गेंथाउ ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति स्थापना के 3 रास्ते सुझाए हैं, और उन तीनों में ये दोनों अव्यवहारिक हैं। कैसे अव्यवहारिक हैं वो हमने आपको बताया। और सबसे ज्यादा व्यवहारिक, सबसे ज्यादा कारगर, सबसे ज्यादा सही तरीका यही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसी के माध्यम से युद्ध को आप कम से कम कर सकते हैं और शांति को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि देखिए जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार रहा हो, सेकेंड वर्ल्ड वार रहा हो, कोल्ड वार रहा हो, और चाहे ये रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, हमास इजराइल का युद्ध चल रहा है, और भी बहुत सारे युद्ध लड़े गए, तो युद्ध के बाद भी अंततः वार्ता ही हुई है। राष्ट्र वो वार्ता की इमेज पर आए हैं और डिप्लोमेसी ने फिर काम को आगे बढ़ाया है। तो यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति स्थापित करने का सबसे
कारगर, सबसे व्यवहारिक और सबसे उपयुक्त तरीका है। बाकी ना तो इसके माध्यम से आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति स्थापित कर सकते हैं और ना ही इसके माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों विचार लगभग अव्यवहारिक हैं। ये थोड़े दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद फेल हो जाता है। ये तो अभी इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि कैसे विश्व सरकार की स्थापना होगी। हालांकि बहुत सारे विचारकों ने इस संबंध में अपने विचार दिए हैं, लेकिन उसको मित्रों व्यवहारिकता के धरातल पर उतारना बड़ा कठिन है। भाई विचार तो बहुत सारे लोगों ने दिया कि ये हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अंततः जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको आप प्रैक्टिकली लागू कैसे करेंगे, उसको व्यवहारिकता के धरातल पर चरितार्थ कैसे करेंगे, बात वहां जाकर के अटक जाती है। और जो डिप्लोमेसी है इसको ये व्यवहारिकता में कार्य कर भी रही है। बहुत सारे इश्यूज पर डिप्लोमेसी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। युद्ध होते होते बचे हैं, राष्ट्रों के बीच जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था वो भी पीसफुली सॉर्ट आउट हो गया है। तो ये जो डिप्लोमेसी है यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति स्थापित करने का जो सबसे कारगर, व्यवहारिक और अच्छा तरीका है, यही है। तो मित्रों ये रहा मार्गेंथाउ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीस को स्थापित करने का, शांति को बढ़ावा देने का, युद्ध को रोकने का जो सबसे बेहतर और सबसे कारगर तरीका है, ये है जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो मित्रों आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे किसी नए टॉपिक पर पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।